आज का ये महासंग्राम क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप लोग एमसीक्यू बेस्ड पर पेपर देने वाले हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं किया है, कोई भी टॉपिक आपका रेडी नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैंने वो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है जो आपके 3-4 सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है, और जो कुछ बार बार रिपीट होता है वो 100% गारंटी होती है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं सारे यूनिट से बनने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आज कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सनेट यूजुअली हैज हाउ मेनी लाइन्स। एक सनेट में यूजुअली कितनी लाइन्स होती हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सनेट हमेशा 14 लाइन की होती है, चाहे वो इटालियन सनेट हो या इंग्लिश सनेट हो, 14 लाइन की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच पोएट इज फेमस फॉर राइटिंग मेनी सोनेट्स। इन चारों पोएट्स में से कौन से पोएट सबसे ज़्यादा फेमस हैं सोनेट लिखने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है टीएस इलियट, ऑप्शन डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सोनेट के लिए जो पोएट सबसे ज़्यादा फेमस है वो है विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पोएम रिटेन टू एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन्स डेथ इज कॉल्ड। ए पोएम, एक जो पोएम होती है रिटेन लिखी जाती है टू एक्सप्रेस सॉरो, दुख को व्यक्त करने के लिए, फॉर समवन डेथ किसी के मृत्यु पर, इस कॉल्ड कही जाती है। जब किसी के मरने पर उसके दुख में, उसकी उदासी में, उसके शोक में कोई पोएम लिखी जाती है उसको इलेजी पोएम कहते हैं। यूनिट नंबर 1 में मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एन एपिक इज यूजुअली। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है अबाउट हीरोज, हीरो के बारे में। तो ए लॉन्ग नरेटिव पोएम अबाउट हीरोज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एन ओड इज ए पोएम रिटेन टू। जो ओड पोएम होती है, देखो ये सब एक एक तरीके की पोएम का नाम है। आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एन ओड इज ए पोएम रिटेन टू। ओड जो होती है एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी चीज़ की या किसी इंसान की तारीफ की जाती है। प्रेज समवन और समथिंग, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, समवन और समथिंग किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। जॉन किट्स को हमेशा एक ओड के पोइट के नाम से जाना जाता है क्योंकि जॉन किट्स एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओड पोएम्स लिखी हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाई। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, तो इसके पोइट कौन है? जॉन मिल्टन है। पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोड द एंशिएंट ग्रीक एपिक द इलियड। द इलियड को लिखा है होमर ने, होमर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, होमर। अगला है, शेक्सपियरियन सोनेट हैज हाउ मेनी लाइन्स इन ईच क्वैट्रेन। जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, और इसमें जो क्वैट्रेन होते हैं, ईच क्वैट्रेन 4-4 लाइन के होते हैं। 3 क्वैट्रेन होते हैं 4-4 लाइन के, तो टोटल हो गई 12 लाइन, और नीचे होता है कपलेट 2 लाइन का, तो कुल मिलाकर 14 लाइन हो जाती हैं। तो ईच क्वैट्रेन जो होता है कितने लाइन का? 4 लाइन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ पोएम ऑफन डील्स विद मॉर्निंग एंड सैडनेस। इन 4 पोएम में से कौन सी पोएम ऐसी है जो डील करती है या लिखी जाती है विद मॉर्निंग का मतलब होता है शोक या उदासी, एंड सैडनेस यानी दुख। तो कौन सी पोएम लिखी जाती है उदासी के लिए, सुख दुख मनाने के लिए? तो इलेजी पोएम किसी के मरने पर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द एपिक रामायण इज रिटन बाय। हर यूनिवर्सिटी में यही सारे एमसीक्यू आने वाले हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। द एपिक रामायण इज रिटन बाय। जो रामायण है एक एपिक है, एक महाकाव्य है। एपिक को हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। तो रामायण एक एपिक है, इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, तो वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है ए पोएम डैट सेलिब्रेट्स नेचर और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो एक जो पोएम जो सेलिब्रेट करती है नेचर और एन ऑब्जेक्ट, वो होती है ओड पोएम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ओड। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच एपिक वॉज रिटन बाई वर्जिल। वर्जिल एक पोएट थे, तो यहाँ पर कौन सी जो ऑप्शन में से कौन सी एक एपिक है जिसके राइटर वर्जिल है। ये एक राइटर थे वर्जिल। तो द एनीड ये जो है एक एपिक पोएम है जिसके राइटर हैं कौन है, वर्जिल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ए सोनेट इज यूजुअली मेनली। ए सोनेट इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस। ए सोनेट इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस। एक सोनेट क्यों लिखी जाती है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, लव एंड डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोएट सोनेट लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फेमस इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड वाज रिटेन बाय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पोएम है आपके सिलेबस में दी गई है, ये एक इलेजी पोएम है और इसके राइटर यानी पोएट हैं थॉमस ग्रे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। हर एक यूनिट मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर एक पोएम जो आपके सिलेबस में दी गई है मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपकी टोटल 8 यूनिट्स को हम कंप्लीट करा चुके हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एन एपिक हीरो इज़ यूजुअली। जो एक एपिक में हीरो होता है वो एक ग्रेट एंड ब्रेव पर्सन होता है, एक महान और बहादुर व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एपिक महाभारत वाज रिटन बाई। तो महाभारत के राइटर जो है वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए सोनेट इज यूजुअली रिटन इन। तो जो सोनेट लिखी जाती है वो चाहे इटालियन सोनेट हो या फिर इंग्लिश सोनेट हो, दोनों राइमिंग पैटर्न पर लिखी जाती है, यानी कि तुक बनती है, तुकबंदी योजना होती है, राइम स्कीम होती है। एक लाइन जो होती है पढ़ेंगे तो आगे की किसी भी लाइन के साथ उसकी राइम स्कीम मैच करेगी, तुक बनेगी। तो ये कैसे पहचाना जाता है सब मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। सोनेट हमेशा राइमिंग स्कीम में लिखी जाती है, राइमिंग पैटर्न में लिखी जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन ओड इज जनरली। ओड जो होती है एक सीरियस एंड थॉटफुल पोएम होती है, सीरियस एंड थॉटफुल पोएम। ऑप्शन ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए ए पोएम रिटेन फॉर डेट इज आल्सो कॉल्ड। एक कविता जो लिखी जाती है डेट पर वो क्या कही जाती है, एलेजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ए सोनेट इज ए टाइप ऑफ। सोनेट जो होती है 14 लाइन की पोएम होती है जो कि शॉर्ट लिरिक पोएम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द इटालियन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड। इटालियन सोनेट को पैट्रियर्कन सोनेट भी कहा जाता है और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर इटालियन सोनेट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, पैट्रियर्कन सोनेट। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज फेमस फॉर पैट्रियर्कन सोनेट। देखो पैट्रियर्कन सोनेट की शुरुआत किसने की थी, इसके लिए कौन फेमस है, तो पेट्रार्क। ये बहुत ही फेमस पोएट थी, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलेजी। ऑप्शन ए है ओड टू ए नाइटिंगेल। तो ये तो ओड है, आगे लगा हुआ है। इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो यहाँ पर इलेजी लगा हुआ है, तो ये आपकी इलेजी पोएम है। ज़रूरी नहीं है कि पोएम में इलेजी लगा ही हो, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपकी एक इलेजी पोएम है। पैराडाइज लॉस्ट या इलियड जो है ये तो एपिक है। तो यहाँ पर इलेजी पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी इलेजी का एग्जाम्पल है,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ओड यूजुअली प्रेजेस। जो ओड पोएम होती है वो किस चीज़ की प्रशंसा करती है? प्रशंसा करती है, ये तारीफ करती है नेचर और ए पर्सन की, प्रकृति या किसी व्यक्ति की। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, विच पोएट रोट ओड टू ए नाइटिंगेल। ओड टू ए नाइटिंगेल के पोएट कौन है? इसके पोएट है जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फाइनल 2 लाइन्स ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट आर कॉल्ड। शेक्सपियरियन सोनेट में 3-4 स्टैंजा होते हैं। पहला क्वैट्रेन, दूसरा क्वैट्रेन, तीसरा क्वैट्रेन, चौथा कपलेट। ये 4 लाइन का होता है, ये 4 लाइन का होता है, ये 4 लाइन का होता है और ये 2 लाइन का होता है। इसको बोलते हैं कॉपलेट। तो ये 2 लाइन का होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 स्टैंजा, ये चौथा स्टैंजा कॉपलेट। तो क्या पूछ रहा है? द फाइनल 2 लाइन। फाइनल 2 लाइन का मतलब ये लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला। यहाँ देखिए लास्ट वाला, नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ, देखिए लास्ट वाला। तो 2 लाइन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कॉपलेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस ओड बाई जॉन किट्स। ओड टू ऑटोमन, द वेस्टलैंड, द रेवन, पैराडाइज लॉस्ट। जॉन किट्स की फेमस ओड यहाँ पर ओड टू ऑटोमन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इलेजीज ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन। जो इलेजी है, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रकाश डालती है या दिखाती है किस चीज़ के बारे में? तो डेड एंड लाइफ के बारे में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट इज। तो ये 8+6 यानी 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का सेस्टेट, कुल मिलाकर 14 लाइन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए वाला राइट है आपका, 8 लाइन और 6 लाइन। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर से देखेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है पोएम से बनने वाले एमसीक्यूज, जो आपकी पोएम से आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे देखो, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए, ये एक सोनेट है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखो हर पोएम से आपका एमसीक्यू बनेगा और सारी पोएम से बनने वाला एमसीक्यू मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस पोएम इज आल्सो नोन एज। ये पोएम और किस नाम से जानी जाती है? तो सनेट 116 के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, वार नहीं है, लव है, ट्रू लव। ट्रू लव मेन थीम है। तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मेन थीम ट्रू लव है, क्योंकि इसमें पोएट ट्रू लव के बारे में बताते हैं कि ट्रू लव कैसा होता है। हर एक चीज़ वो सच्चे प्यार के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग ट्रू लव कैसा होता है? चेंज विद टाइम, नो, नेवर चेंजेस, यस। विलियम शेक्सपियर का कहना है कि जो ट्रू लव है कभी चेंज नहीं होता, ना किसी बुरे वक्त के साथ, ना किसी तीसरे के आने के साथ। ट्रू लव कभी भी चेंज नहीं होता, नहीं बदलता, ये हमेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में लव इज कंपेयर टू, प्यार को किसके साथ कंपेयर यानी तुलना किया गया है? सच्चे प्यार की तुलना की गई है एक गाइडिंग स्टार से। जो स्टार शिप चलाने वाले नाविक को गाइड करता है कि उसका मार्ग किधर है, उसे किस दिशा में जाना है, बिल्कुल उसी तरीके से सच्चा प्यार भी इंसान को सही राह पर लेकर चलता है। तो एक गाइडिंग स्टार से ट्रू लव को पोएट विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम में कंपेयर किया। आप पूरी पोएम ज़रूर पढ़िएगा, पूरी पोएम पढ़िएगा, मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द पोएम हैज़ हाउ मेनी लाइन्स। इस पोएम में टोटल कितनी लाइन है? 14 लाइन। क्यों? क्योंकि ये एक सोनेट पोएम है। सोनेट हमेशा 14 ही लाइन की होगी, चाहे वो इटालियन सोनेट हो या इंग्लिश सोनेट हो, वो 14 लाइन की ही होगी। पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है यूनिट नंबर 1 में।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली एंड्स विद। जो राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट का, यूजुअली का मतलब हमेशा एंड होता है कैसे? तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसका राइम स्कीम कपलेट पर एंड होता है, क्योंकि जो कपलेट है वो भी एक राइमिंग कैप, जैसे राइमिंग उसमें भी दो लाइन का पेयर होता है, उसमें राइम स्कीम मैच करती है, तो एक कपलेट पर खत्म होता है। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द फ्रेज मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स मीन्स। ये जो टाइटल है पोएम का, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है? पहला है फिजिकल अट्रैक्शन, दूसरा है डीप स्पिरिचुअल लव, तीसरा है फ्रेंडशिप ओनली, चौथा है फैमिली रिलेशन। फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप ओनली नहीं हो सकता, फैमिली रिलेशन नहीं हो सकता। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब दो लोगों का मिलन, सच्चे प्यार करने वाले दो लोगों का मिलन। तो डीप स्पिरिचुअल लव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पोएट सेज लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क विच मीन्स। इसका मतलब होता है लव इज कांस्टेंट एंड स्टडी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लव इज डिस्क्राइब्ड एज ए गाइड फॉर। तो लव डिस्क्राइब मतलब लव के बारे में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि ये गाइड करता है किसके लिए? वंडरिंग शिप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी इस पोएम के अनुसार, इस पोएम में विलियम शेक्सपियर क्या बता रहे हैं? ट्रू लव डज नॉट चेंज इवन इफ टाइम पासेस, कि ट्रू लव नहीं बदलता, यहाँ तक कि टाइम बदल जाता है, वक्त गुजर जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, मगर ट्रू लव नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द पोएम डिस्क्राइब लव एज। द पोएम डिस्क्राइब लव एज स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। ये मजबूत और स्थिर होता है, यहाँ तक कि कयामत के दिन भी ये ख़त्म नहीं होता, मरने के बाद भी ये रहता है। ये बात विलियम शेक्सपियर इस पोएम में कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फाइनल टू लाइन ऑफ द सोनेट आर कॉल्ड। तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट में जो फाइनल की टू लाइन होती है उसको कहते हैं कपलेट, जो कि दो लाइन का राइमिंग स्कीम का पेयर होता है, मतलब इसे पूरी राइमिंग स्कीम होती है, तो इसको कपलेट कहते हैं, जो कि हमेशा दो लाइन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट लव इज नॉट टाइम्स फुल विच मीन्स। इस पोएम में विलियम शेक्सपियर के अनुसार जो प्यार है, लव इज नॉट टाइम्स फुल विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रेज है लव इज नॉट टाइम्स फुल, इसका यूज विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएम में किया है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है लव इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट हो जाना, बाय टाइम समय के साथ। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं लव इज नॉट टाइम्स फुल, यानी कि प्यार के ऊपर टाइम का कोई असर नहीं पड़ता। प्यार जो है समय के सीमा से ऊपर है, उसके अंदर वो बाध्य नहीं है। वक्त गुजर जाए, वक्त बदल जाए, इंसान बूढ़ा हो जाए, फिजिकल ब्यूटी ढल जाएगी, लेकिन ट्रू लव नहीं बदलेगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम इज। इस पोएम का टोन कैसा है? तो एकदम सीरियस एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि विलियम शेक्सपियर एकदम सीरियस और कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कहते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा मैंने इस पोएम में बताया है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, द पोएम मेनली टॉक्स अबाउट। ये पोएम किस चीज़ के बारे में बात करती है? तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो पोएम है परफेक्ट एंड ट्रू लव की बात करती है। एग्जाम में जब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, द पोएम मेनली टॉक्स अबाउट, और आगे किसी पोएम का नाम नहीं दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए एग्जाम में तो पोएम का नाम देकर ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस में मैंने हर एक पोएम्स के एमसीक्यू को ऐड किया हुआ है, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरी पोएम का आएगा। तो यहाँ पर तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि यहाँ पर किस पोएम के बारे में हम अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं। यहाँ पर तो आप ट्रू लव यानी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के लिए देख रहे हैं, अभी आगे दूसरी पोएम का भी इस वीडियो में आएगा। तो इसमें जो पोइट हैं परफेक्ट एंड ट्रू लव की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शेक्सपियर बिलोंग टू विच कंट्री? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी।
तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ये इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं, ये इंग्लिश राइटर हैं, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, इन द पोएम लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स लव रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग। तो जो प्यार है रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड डिफिकल्टीज। तो पोएट कह रहे हैं कि प्यार जो है मजबूत होता है तूफानों और कठिनाइयों के साथ भी। मतलब मुश्किल वक्त आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रू लव जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट इफ द पोएट इज रॉन्ग। जो इस पोएम ट्रू लव की यानी लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की लास्ट लाइन है, वो क्या सजेस्ट करती है, दैट कि इफ द पोएट इज रॉन्ग, अगर पोएट रॉन्ग है, ही नेवर रोड पोएट्री, डज नॉट लव एग्जिस्ट। ये दोनों ही आपका राइट होगा। देखो 4 ऑप्शन दे रहा है ना, ही नेवर रोड पोएट्री, डज नॉट, डज लव, लव डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो पोएम की जो लास्ट लाइन है वो ये सजेस्ट करती है कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अगर उनकी ऊपर लिखी गई प्यार के बारे में बातें अगर किसी ने गलत ठहरा दी तो वो मान जाएंगे कि वो एक पोएट नहीं है, एंड ही नेवर रोड पोएट्री, और वो पोएट्री लिखना छोड़ देंगे, एंड वो ये भी मान जाएंगे कि इस दुनिया में किसी ने भी सच्चा प्यार नहीं किया है, लव डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दोनों ही आपका राइट होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। और OMR शीट पर आपको ये सी वाला ही फिल करना होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज द पोएट ऑफ प्रेजेंस इन एब्सेंस। ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है जॉन डन की, बहुत ही अच्छी पोएम है कि गैर हाजिरी में भी मौजूदगी है। पूरी ट्रू लव के बारे में इसमें भी बात हो रही है कि सच्चा प्यार जो होता है उसमें गैर हाजिरी में भी मौजूदगी होती है। प्यार करने वालों के लिए हाजिरी होना ज़रूरी नहीं है, वो दूर रहकर भी प्यार कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी पोएम है, पूरी पोएम मैंने पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जॉन डन इज नोन एज ए। जॉन डन जाने जाते हैं एज ए मेटाफिजिकल पोएट। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जॉन डन की पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस दी गई है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसकी जगह कोई दूसरी पोएम दी गई है। तो उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें उन सारे पोएम के MCQs को कवर करूंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी है सब पर आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज। पोएम का मेन थीम क्या है? लव एंड सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी कि दूरी, और प्यार। तो प्यार और अलगाव इस पोएम का मेन थीम है। प्रेजेंस इन एब्सेंस का मेन थीम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द पोएट इज सेपरेटेड फ्रॉम। इस पोएम में पोएट किससे सेपरेट मतलब अलग है? तो ही इज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से दूर है, लेकिन उसके लिए उस गैर मौजूदगी में भी, उस एब्सेंस में भी प्रेजेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट है। नेक्स्ट आपका MCQ है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रू लव। जॉन डन के अकॉर्डिंग ट्रू लव कैसा होता है? तो ये होता है रिमेन्स इवन इन एब्सेंस। रिमेन्स इवन का मतलब कि एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी में भी ये हाजिर होता है, गैर मौजूदगी में भी सच्चा प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि दो लोग अगर दूर दूर हैं किसी वजह से तो उनका प्यार ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जॉन डन मानते हैं कि जो सच्चा प्यार करते हैं उनके लिए एब्सेंस में भी प्रेजेंस होता है, और कहीं भी वो रहें, उनके जो प्रेमिका या प्रेमी होते हैं हर जगह उनके लिए उनके साथ होते हैं, दूर होकर भी। नेक्स्ट आपका MCQ है, द टाइटल प्रेजेंस इन एब्सेंस सजेस्ट। इस पोएम का जो टाइटल है प्रेजेंस इन एब्सेंस यानी कि उपस्थिति है गैर हाजिरी में, वो क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है इमोशनल प्रेजेंस को डिस्पाइट डिस्टेंस, यानी दूरी के साथ भी ये प्रेजेंस को दिखाता है कि दूर होकर भी मौजूदगी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम इज प्रेजेंस इन एब्सेंस।
तो इस पोएम का टोन है इमोशनल एंड सीरियस। ऑप्शन बी आपका राइट है। ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, यहीं से आपका 100% एमसीक्यू अपने आपके एग्जाम में इस बार 2026-27 में आने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पोएट एक्सप्रेसेस हीज। इस पोएम में पोएट अपना कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, किस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं। लव एंड लॉन्गिंग के बारे में, प्यार के बारे में। ऑप्शन बी राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इन द पोएम द लवर रिमेन्स प्रेजेंट्स इन द पोएट्स। इस पोएम में जो लवर है रिमेन्स प्रेजेंट होता है इन द पोएट्स के कहाँ पर, माइंड और हार्ट में। जॉन डन कह रहे हैं कि जो मेरा लवर है वो हर वक्त मेरे दिल और दिमाग में मौजूद होता है, चाहे वो मुझसे दूर ही क्यों ना हो। किसी भी काम के सिलसिले में वो कहीं दूर काम से बाहर चले जाएं या किसी भी वजह से वो अपने बिलव्ड से दूर हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी मौजूदगी है, वो हर बार उनके दिल और दिमाग में मौजूद होती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोएम मेनली शोज दैट। ये पोएम क्या दिखाती है? ये पोएम दिखाती है ट्रू लव सर्वाइव सेपरेशन। जो ट्रू लव है वो सर्वाइव करता है सेपरेशन यानी अलगाव या दूरी में भी, यानी ट्रू लव दूरी में भी मौजूद होता है अगर वो प्यार सच्चा हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु रोट इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है? थॉमस ग्रे हैं। ये एक इलेजी पोएम है जिसमें पोएट कब्रिस्तान में बैठकर इस पोएम को लिखते हैं और पूरी पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुत ही लंबी पोएम है और पूरा मैंने आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझा कर पढ़ाया है हर एक पोएम को। चाहे आपके सिलेबस में कोई भी पोएम दी गई है सब हम पढ़ा चुके हैं। तो इसके राइटर या पोएट थॉमस ग्रे हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पोएम इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए इलेजी पोएम। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पोएट स्टैंड इन द पोएम। इस पोएम में पोएट कहाँ पर स्टैंड है, कहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टैंड का मतलब कहाँ पर पोएट बैठ करके लिख रहे हैं इस पोएम को, तो इन ए चर्च यार्ड यानी कब्रिस्तान में। ऑप्शन सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द पोएम मेनली टॉक्स अबाउट। जो इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम है ये बात करती है डेथ एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में, मृत्यु और ह्यूमन लाइफ कैसी होती है उसके बारे में। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए द पोएट ब्यूरिड इन द चर्चयार्ड आर मोस्टली। तो इस पोएम में पोएट किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि चर्चयार्ड में कौन से लोग दफन हैं। तो पुअर विलेजर्स यानी गाँव के जो गरीब लोग हैं वो मर गए, अपने जीवन में उन्होंने केवल गरीबी देखी, पोएट यही बात कहते हैं, और वो फिर इस कब्रिस्तान में दफन हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोएम बिगिंस इन। ये जो पोएम है इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसकी शुरुआत होती है इवनिंग यानी शाम के टाइम से। जैसे दिन ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है, उस टाइम से इसकी शुरुआत होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द साउंड ऑफ विच बेल इज मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में पोएट ने किस बेल की साउंड को मेंशन किया है। तो कर्फ्यू बेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द विलेजर्स इन द पोएम लिव्ड ए लाइफ ऑफ। इस पोएम में जो विलेजर्स हैं वो कैसी लाइफ गुजारते हैं। तो वो पुअर हैं और सिंपल सिटी यानी कि साधारण जीवन जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम शोज सिंपैथी फॉर। ये जो पोएम है किसके लिए सिंपैथी यानी दया दिखाती है। तो पोएट जो है दया करते हैं गांव के गरीब लोगों के साथ, तो पुअर विलेजर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए द पोएट सेज दैट मेनी विलेजर्स हैड हिडन टैलेंट। पोएट का कहना है कि बहुत सारे विलेजर्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन वो उभर कर अभी सामने भी नहीं आए और ये गांव के गरीब लोग मर गए और इस कब्रिस्तान में दफन हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम के अकॉर्डिंग डेथ क्या है? कम्स टू एवरीवन, हर किसी को आनी है, मौत से कोई नहीं बच सकता, हर किसी को आनी है, पोएट कहते हैं इस पोएम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए। द चर्च यार्ड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज इन ए, तो इस पोएम में चर्च यार्ड के लिए क्या डिस्क्राइब किया गया है? क्वेट विलेज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोएम रिमाइंड्स अस दैट फेम एंड वेल्थ, ये पोएम हमें क्या क्या याद दिलाती है? जो ये फेम और ये वेल्थ है, जो ये प्रसिद्धि और ये जो पैसा है, वो क्या है? कैन नॉट स्टॉप डेथ, वो मौत को नहीं रोक सकता। पैसा और नाम, ये सब चीज़ें मौत को नहीं रोक सकती। मौत हर किसी को आनी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन है सीरियस एंड थॉटफुल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पोएम डिस्क्राइब द डेली ऑफ लाइफ, ये पोएम डेली लाइफ के बारे में क्या डिस्क्राइब करती है? फार्मर्स एंड वर्कर्स के बारे में, उनकी डेली लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करती है कि जो गरीब किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपना डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द पोएट सजेस्ट दैट सम विलेजर्स माइट हैव बिकम फेमस लीडर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका है, द पोएम मेक्स रीडर थिंक अबाउट, ये पोएम है बनाती है रीडर्स को किस चीज़ के बारे में सोचने के लिए? तो कोई ना कोई पोएम जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कोई ना कोई ख्याल हमारे मन में आता है। जैसे अगर हम ट्रू लव यानी कि जैसे कि हम प्रेजेंस इन एब्सेंस को पढ़ें तो ट्रू लव के बारे में जानते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को भी पढ़े तो हमें ट्रू लव के बारे में पता चलता है। लेकिन जब हम इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड पढ़ते हैं तो रीडर क्या सोचता है? ह्यूमन लाइफ एंड डेथ, कि इंसानों का जीवन कैसा होता है और मृत्यु हर किसी की तय है। तो इसके बारे में इंसान सोचता है, रीडर ये सोचता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, द पोएट इमेजिन्स हिज ओन, पोएट अपने बारे में भी क्या सोचता है? पोएट अपने बारे में भी डेथ सोचता है कि उसकी भी डेथ हो जानी है एक दिन। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पोएम शोज दैट पुअर पीपुल आल्सो, तो पोएम क्या दिखाती है कि पुअर पीपुल जो हैं वो भी हैव सिंपल बट मीनिंगफुल लिव्स, कि उनके पास मतलब जीवन सिंपल है लेकिन उनकी भी जीने का कोई मतलब है, उनकी लाइफ का भी कोई मतलब होता है, कोई अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला एमसीक्यू है, द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, इस पोएम का मेन मैसेज है ऑल ह्यूमन लिव्स आर वैल्यूएबल, कि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान वैल्यूएबल हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसान हो या मजदूर हो, कोई भी इंसान हो वैल्यूएबल होता है। तो आज की वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए हैं 100% यहाँ से आने वाले हैं। और जिन जिन पोएम्स को मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर कर दूँगी। और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा हर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सभी पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर महासंग्राम क्लासेस अपलोड हो रहा है। तो देखकर आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।